कनिष्क के समय यदि सांस्कृतिक विकास की हम लोग बात की जाए तो उसका हम लोग कई भागों में अध्ययन कर सकते हैं, जो साहित्य के विकास के तौर पे देखा जा सकता है, निर्माता के तौर पे देखा जा सकता है, मुद्राओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, व्यापार वाणिज्य की प्रगति के रूप में भी हम इस काल के सांस्कृतिक विकास को रेखांकित कर सकते हैं। यदि हम लोग साहित्यिक प्रगति की बात करें तो कनिष्क न केवल एक महान विजेता था, बल्कि साथ ही साथ साहित्य और कला का भी महान पारखी रहा। उसकी राजसभा में अनेकानेक विद्वान मौजूद थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। यदि इनकी बात हम लोग करें तो अश्वघोष ने बुद्धचरित और सौत्रानंद जैसे महाकाव्यों की रचना भी की। शून्यवाद के प्रवर्तक और प्रकांड दार्शनिक नागार्जुन, पार्श्व और वसुमित्र जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में मौजूद थे। कनिष्क आयुर्वेद के प्रसिद्ध लेखक चरक का भी आश्रयदाता था। अर्ध शतकम का रचयिता मात्रचेट भी कनिष्क के समय ही हुआ। नागार्जुन गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी था और ह्वेनसांग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शक व्यक्तियों में से एक माना है। उसी के समय संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद विदेशी भाषाओं में हुआ। बौद्धों के ग्रंथ भी अब संस्कृत में लिखे जाने लगे। अश्वघोष ने सारे पुत्र प्रकरण नामक एक नाटक भी लिखा। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र से सापेक्षवाद या रिलेटिविटी की बात हम लोग करें कि सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार उसके शून्यवाद ने शंकराचार्य के मायावाद को प्रभावित किया। संरक्ष नामक एक अन्य विद्वान भी कनिष्क के दरबार में मौजूद थे। इनके अतिरिक्त माठर और ग्रीक विद्वान एजिसिलियाओस और कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भी जो है कनिष्क के दरबार में मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में साहित्य, वैज्ञानिक और दार्शनिक तथा कलात्मक विकास निरंतर होता रहा। एक इतिहासकार वेली ने एक खोतान पांडुलिपि का एक भाग का अनुवाद तैयार किया, जिसमें राजा के नाम का उच्चारण चंद्र कनिष्क किया गया है। कुछ लोग नागार्जुन को कनिष्क द्वितीय अथवा हुइष्क का समकालीन मानते हैं और कनिष्क एक महान विद्याप्रेमी सम्राट था। ये उसके दरबार में उल्लेखित या उपस्थित विद्वानों के समूह से ज्ञात होता है। इसके अलावा कनिष्क जो था भवन निर्माण कला को भी प्रोत्साहित करता था। उसने पुरुषपुर या पेशावर में एक विशाल टावर का निर्माण करवाया, जिसका उल्लेख इस रूप में भी मिलता है कि यह एक बौद्ध धर्म का कीर्ति स्तंभ रहा होगा। इस टावर के ऊपर लोहे का एक छत्र स्थापित किया, जिसे 6ठी शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री सांगयुन ने भी देखा था। उसके आने के बाद तक वह 3 बार नष्ट हो चुका था और धर्मात्मा राजाओं ने उसे फिर से ठीक करवा दिया था। इसी के समीप एक सुंदर बौद्ध विहार का भी निर्माण किया गया था। 9वीं 10वीं शताब्दी तक यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। मगध का राजकुमार वीरसेन इसी बौद्ध विहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। फाहियान, वेनसांग और अलबरूनी ने इसका कनिष्क चैत्य नाम से भी उल्लेख किया है। उसने तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक नगर की ओर पुरुषपुर तथा कनिष्कपुर नामक नगरों की स्थापना की। साम्राज्य के प्रसिद्ध केंद्र पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदि बहुसंख्यक नगरों को भी उसने सुसज्जित करवाया। उसके समय में महायान धर्म की प्रगति से बुद्ध की मूर्तियों का बनना आरंभ हुआ। इसमें स्वदेशी और विदेशी प्रभावों का भी सम्मिश्रण हमको दिखाई देता है। मथुरा के आसपास कनिष्क के पूर्ववर्ती कुछ बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, जिसके आधार पर कुछ विद्वान मथुरा को बौद्ध प्रतिमाओं का उद्गम स्थल भी मानते हैं। गांधार शैली का विकास भी इसी समय हमको दिखाई देता है। गांधार शैली के अलावा मथुरा कला शैली का भी विकास इसके समय हुआ। पेशावर गांधार कला का प्रमुख केंद्र बना। कनिष्क काल की गांधार कला की निम्नलिखित वस्तुएं हमको जो मिलती हैं, उनमें बुद्ध की आकृतियां, बोधिसत्व की आकृतियां, प्रतीकात्मक कला और कुबेर तथा हारित की मूर्तियां महत्वपूर्ण हैं। ये मूर्तियां काले सलेटी रंग के पत्थरों से बनी हुई हैं। मथुरा कला शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिलती है, जिसमें उसे जैसे खड़ा दिखाया गया है। उसका दाहिनी भुजा गदा अथवा राजदंड पर टिकी हुई है और बाएं हाथ से उसने तलवार की मूठ को पकड़ा हुआ है। राजा को घुटने तक का चोगा और फीतों से बंधे भारी जूतों में दिखाया गया है। ब्राह्मी लिपि में इसमें महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क को लिखा गया है।
कनिष्क के विस्तृत साम्राज्य में जिन देवताओं की उपासना प्रचलित थी, उन सभी की आकृतियां कनिष्क की मुद्राओं पर हमको दिखाई देती हैं। इसमें ब्राह्मण धर्म के देवता महासेन, स्कंद कुमार, विशाख, उमा, वरुण और भवेश के साथ साथ बौद्ध देवता शाक्य मुनि बुद्ध, अद्वैत बुद्ध मुनि शाक्य मुनि और ईरानी देवता मीरो या माइरो भी हमको इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य का भी विकास हमको दिखाई देता है, जिसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी हमको दिखाई देता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण भारतीय संस्कृति अपने नए रूप में यहाँ पर हमको विकसित होती हुई दिखाई देती है। भारत और रोम के बीच भारी व्यापार इस समय हमको दिखाई देता है और प्रचुर मात्रा में रोमन सोना भारत पहुंचने का उल्लेख भी तत्कालीन इतिहासकार करते हैं। प्लिनी ने रोम निवासियों की इस आधार पर कटु आलोचना भी की है कि वे विलास सामग्री खरीदने में भारतवर्ष को इतना अधिक सोना क्यों दे रहे हैं, जिसके कारण उनके देश को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांग में किसी भी तरह की कोई कमी हमको दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य में न केवल साहित्य, कला और धर्म का विकास हुआ, बल्कि व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रगति भी हमको उल्लेखनीय रूप से विकसित होती हुई दिखाई देती है।